नमस्कार। मई दिवस की शाम सभा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। इस अनोखे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले तो माफ़ी चाहेंगे कि किसी पेज या संगठन की आईडी से ये आम सभा नहीं कर पा रहे हैं। असल में इस आम सभा का आइडिया देने वाले साथी इतने विविध और अलग अलग राज्यों के थे कि किसी पेज विशेष पर जाकर उसको जोड़ पाना मुमकिन नहीं था। उम्मीद है साथी इस मजबूरी को समझेंगे। मई दिवस 2020 की ये सभा मई दिवस के इतिहास पर नहीं है। पूंजीवाद के आज के अपराधों की चार्जशीट या एफआईआर नहीं है। आज दोपहर में कॉमरेड सीताराम येचुरी बोले थे, उनके भाषण का दोहराव नहीं है। कॉमरेड प्रकाश करात का भी 3:30 बजे हुआ था, उनके भाषण का भी दोहराव नहीं है। सीटू के राष्ट्रीय महासचिव तपन सेन और हमारी प्रिय प्रेसिडेंट हेमलता बोल चुकी हैं। कल हमारे सीटू के राष्ट्रीय सचिव और हमारे मध्य प्रदेश के CITU के महासचिव प्रमोद प्रधान जी भी बोले थे। इन सारे साथियों द्वारा रखी गई बातों की रीपैकेजिंग नहीं है। मैं आग्रह करूंगा आपसे कि इन सभी मित्रों के वीडियोस हमारी टाइमलाइन पर हैं, कभी फुर्सत में जाकर उसको देखिएगा। मैंने जैसा शुरू में आपसे कहा कि ये एक अनोखा दिन है, सचमुच का एक अनोखा दिन है। 1 मई साल भर के कैलेंडर में ऐसा अजीबोगरीब दिन और भी कोई नहीं है। कुछ घंटे पहले पृथ्वी का एक पूर्वी कोने में, सबसे पूर्वी कोने में न्यूजीलैंड में एक द्वीप है जिसका नाम है चैथम। उससे भी 2 घंटे पहले प्रशांत महासागर में एक द्वीप है जिसका नाम है कीर्तिमती। इन पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तब इस पृथ्वी के दिन की तारीख की शुरुआत होती है और उसके बाद पूरे 24 घंटे की यात्रा करके जब सूरज वापस पहुंचता है तो एक दिन पूरा होता है। सूरज के लिए भी ये 1 मई का दिन कुछ खास अजीब होता होगा। न जाने कब से घूम रहा है वो इस पूरी ब्रह्मांड में, लेकिन इन दिनों पिछले 50, 60, 100 वर्षों से जब वो अपनी यात्रा शुरू करता होगा और दुनिया के 251 देशों के ऊपर से जब गुजरता होगा तो उसे भी ये दिन थोड़ा सा चकित करने वाला लगता होगा, क्योंकि वो जहां भी जाता है उसे लाल झंडे थामे मनुष्यों के हुजूम नजर आते हैं, नारे लगाते हुए। सूरज भाई साहब अगर डायरी लिखते होंगे तो उस डायरी में जरूर इस दिन की खासियत को दर्ज करते होंगे, क्योंकि बाकी 364 दिन उनको दुनिया एक सी नहीं दिखती। दंग रह जाता होगा सूरज ये देखकर कि दुनिया में बोली जाने वाली 6500 भाषाओं में, और उनकी अगर बोलियां भी हम अगर जोड़ लें, डायलेक्ट्स भी जोड़ लें, तो लगभग 35-40 हजार बोलियों में एक ही जैसा नारा लग रहा है, कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा। मुझे लगता है सूरज को ये देखकर उसकी चमक थोड़ी सी निखर जाती होगी 1 मई के दिन। सचमुच में अभिभूत हो जाता होगा वो ये देखकर कि दुनिया में 4200 से ज्यादा धर्म हैं और उनको मानने वाले पृथ्वीवासी जो अक्सर अपने भगवान और खुदा और गॉड और ईश्वरों और पैगंबरों के नाम पर एक दूसरे का गला तक काटने पर आमादा हो जाते हैं, वो आज एक साथ खड़े हुए हैं, मुट्ठियां ताने और पूरी दुनिया को लगभग एक कर दिया। खुशी के मारे थोड़ी देर ज्यादा रुकता होगा 1 मई के दिन सूरज, और घर लौटने के बाद तसल्ली की गहरी नींद लेता होगा सूरज। कोई दिन ऐसा नहीं है, एक भी दिन नहीं, ये दुनिया जिसे इसके हुक्मरानों ने अपनी जनता की लड़ाई और मारकाट का जरिया बना दिया है, ये दुनिया जिसे इसके हुक्मरानों ने पिछले कुछ हजार साल में भौगोलिक सीमाओं में इस तरीके से बांट दिया है कि वो पहचान में नहीं आती है, उस पूरी दुनिया को एक करने का काम अगर कोई करता है तो वो 1 मई है। और इसीलिए ये इस पृथ्वी का सबसे बेहतर
सबसे एकजुट करने वाला त्योहार है, जिसकी और कोई दूसरी मिसाल नहीं है। और इसे किसी और ने पैदा नहीं किया। इसे पैदा किया 1 मई 1886 के दिन शिकागो के मजदूरों ने अपनी उस लड़ाई की शुरुआत करके, जिस लड़ाई में गुंडों और पुलिस की गोलियों से मारे गए थे उनके साथी, बाद में फांसी की सजा भी सुनाई गई थी जिनके साथियों को, और जिनके खून में भीगी हुई कमीज को एक बड़े से बांस पर टांग कर उन्होंने पूरे दुनिया के मेहनतकशों को दिया था सबसे पहली बार लाल झंडा। और दुनिया के मजदूरों एक होकर उस नारे को, जिस नारे को 1848 में दिया जा चुका था, उसको व्यवहार में पूरी दुनिया भर का नारा बना दिया था। उन्होंने विचार को इतनी शिद्दत के साथ जिया था कि वो विचार आज 2020 तक भी जिंदा है, और जब तक मनुष्यता जिंदा रहेगी तब तक ये विचार जिंदा रहेगा। क्योंकि विचार वही जिंदा रहते हैं जिनके लिए अगर जरूरी हो तो लोग मरने के लिए भी तत्पर हो। देखिए ना कितनी ताकत है इसमें। देखो तो किस तरीके से कांप रहे हैं दुनिया का अपने आप को प्रभु मानने वाले कॉरपोरेट और शासक, उनके वेतन भोगी कलम घिस्सो। इतना बड़ा दिन है दुनिया का, पूरी दुनिया को यूनिफाई करता है, लेकिन किसी अखबार में कोई रिपोर्ट नहीं है, किसी टेलीविजन चैनल पर कोई विशेष कार्यक्रम नहीं है, कहीं कोई चर्चा नहीं है। ये उपेक्षा नहीं है, ये उनका भय है, ये उनका डर है। वो कांपते हैं कि अगर ये संदेश पूरी दुनिया के मेहनतकशों की एकजुटता का संदेश, उसकी एक अपार शक्ति का संदेश अगर उनके देश के मेहनतकशों तक पहुंच गया तो उनकी ये जो पूरी दुकानदारी है, उनका ये जो खून का व्यापार है, वो व्यापार ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। मनुष्य की एक खास बात है, वो सृष्टि का एकमात्र इस ब्रह्मांड का अब तक जितनी खोज हुई है उसके हिसाब से इस सृष्टि का इकलौता ऐसा प्राणी है जो विचार कर सकता है, सोच सकता है। और मजेदार बात यह कि वो विचार ही नहीं कर सकता, वो अपने विचार पर भी विचार कर सकता है, उसका भी क्रिटिकल एवेल्यूएशन कर सकता है। उसके पास विश्लेषण के औजार हैं, और इन विश्लेषण के औजारों को उसने अपने पिछले 10,000 वर्षों के जीवन में जंगलों से निकलकर जब उसने खेती करना शुरू किया, जब उसने पत्थर से अनगढ़ औजार तैयार शुरू किए, उसके बाद जब उसने तावा बनाना सीखा, उसके बाद जब उसने लोहा बनाना सीखा, इस पूरी प्रक्रिया में सीखा है। और इसलिए ये विचार एक ऐसी संभावना देते हैं हमको कि हम उन चीज़ों का रिव्यू करें, समीक्षा करें। और वो समीक्षा इसलिए जरूरी है कि हमें ये देखना चाहिए कि ये कोई भावना तो नहीं है कि मई दिवस जिंदाबाद, दुनिया के मजदूरों एक हो। 1886 की लड़ाई 134 साल हो गए, क्या 2020 में भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कभी थी? ये नारे कहीं पुराने तो नहीं हो गए? ये कहीं मई दिवस हमारी आदत तो नहीं बन गया कर्मकांड की तरीके से? जिस तरीके से हम 30 त्योहार मनाते हैं वैसे ही हमारी आदत में शामिल हो गया कि अब हम साहब ये भी मनाएंगे, तो मई दिवस भी मनाते आए तो चलो इस बार भी मनाते हैं। मनुष्य का काम है कि इन सारी चीजों पर सोचे, विचारे, रिव्यू करे, समय समय पर समीक्षा करें कि वो जो सोच रहा है वो वाकई में सही है या आस्था है, ये उसकी श्रद्धा है या विज्ञान है। और ऐसी प्रक्रिया के लिए कहा जाता है कि तथ्यों से सत्य की ओर पहुंचना सबसे सही तरीका है। इसलिए बजाय इन भावनात्मक टिप्पणियों में जाने के कुछ तथ्यों पर अपन लोग नजर डालते हैं इस सभा में, और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई में 1886 में जो सोचा गया था वो आज भी प्रासंगिक है। क्या है 2020 की दुनिया? बहुत खराब समय में है। पूरे मनुष्य समाज के इतिहास में शायद ही ऐसा कोई वक्त आया हो। आजकल बहुत चर्चा हो रही है, स्पेनी फ्लू फैला था, फिर कभी प्लेग फैली थी, फिर कभी हैजा हुआ था, फिर कभी अकाल आया था, लेकिन पूरी दुनिया पर एक साथ इतनी बड़ी आपदा मनुष्य समाज के ज्ञात इतिहास में कभी नहीं आई। ये खराब समय है।
लेकिन अगर समय को नियति माना जाए और जो घट रहा है वर्तमान, उसको किसी भवितव्य का परिणाम नहीं माना जाए कि अब तो ऐसी कर्मन की लेखी है, अगर ये दोनों काम नहीं किए जाएं तो खराब समय के साथ भी एक अच्छी बात होती है। और वो अच्छी बात ये होती है कि ये अच्छे समय की उम्मीदें लेकर आता है। ये केवल अच्छे समय की उम्मीदें लेकर नहीं आता, बल्कि अपने आने की वजह भी गिनाता है कि ये खराब समय क्यों आया। और सोचने विचारने वाले प्राणी को, मनुष्य को इस बात की मोहलत देता है कि वो ये सोच सके कि भविष्य में इस तरीके का खराब समय दोबारा ना आए, इसके लिए उसे क्या करना चाहिए, अच्छे दिनों को लाने के लिए उसे क्या करना चाहिए। और आज हम केवल इसी सवाल पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये इतिहास का पहला मई दिवस है जो लॉकडाउन के द्वारा हिंदुस्तान में और दुनिया के तमाम सारे देशों में मनाया जा रहा है। कोरोना आपदा का सबसे बड़ा संदेश क्या है, उसकी डिटेल्स में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज कॉमरेड सीताराम येचुरी ने काफी विस्तार से उस पर चर्चा की है। कोरोना आपदा की सबसे बड़ा संदेश पूरी दुनिया के लिए यह है कि अब खतरे में सिर्फ रोटी और भात नहीं है, खतरे में केवल रोजगार और छत नहीं है, खतरे में केवल इंसान की जिंदगी नहीं है, खतरे में वो पृथ्वी है जिस पर यह मनुष्यता बसी हुई है। इतना बड़ा खतरा मनुष्यता और पृथ्वी के लिए कभी पैदा नहीं हुआ। जंगल नेस्तनाबूद कर दिए गए, नदियां सुखा दी गईं, धरती खोद कर रख दी, पशु पक्षियों को उनके घरों से बेदखल कर दिया। मैं अभी छत्तीसगढ़ के कुछ गांव में गया था किसान सभा के कार्यकर्ता के रूप में। हाथी अपने जंगलों को छोड़ छोड़कर गांव की ओर आ रहे हैं। हाथी जंगलों को छोड़कर गांव की ओर नहीं आ रहे हैं, कॉरपोरेट उनके जंगलों को पर कब्जा कर रहा है, तो वो अपने घरों की तलाश में दूसरी जगह पर आ रहे हैं। पूरी इकोलॉजी का मटिया मेट करके रख दिया। बर्बादी कितनी भयानक है, बर्बादी कितनी डरावनी है, इसके लिए लैटिन अमेरिका जाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए अफ्रीका के किसी देश में जाने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ चलिए, उत्तर प्रदेश का एक जिला है सोनभद्र, मध्य प्रदेश की बॉर्डर पे पड़ता है, हमारा कार्यक्षेत्र है। उसका एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है रेणुकूट। रेणुकूट से यात्रा शुरू करते हैं और सिंगरौली जाते हैं, सीधी होते हुए, उमरिया होते हुए, अनूपपुर होते हुए, शहडोल होते हुए छत्तीसगढ़ के कोरिया में घुसते हैं, सरगुजा होते हुए, अंबिकापुर होते हुए कोरबा तक पहुंचते हैं। इस तकरीबन 700-750 किलोमीटर की, बल्कि उससे भी कम यात्रा में हम ये पाते हैं कि पूरी की पूरी पृथ्वी उधड़ी हुई है। जंगल या तो बचे नहीं है, या जो पेड़ बचे हैं उन पर 1-1 इंच 2-2 इंच की रेत जमी हुई है। भयानक गहरे गड्ढे हुए हैं, खोद लिए गए है पूरी की पूरी धरती। अगर केवल सड़क ही चलेंगे, अंदर नहीं घुसेंगे, तब भी हमें यह नजर आ जाएगा कि वो आदिवासी जो पीढ़ियों से, सभ्यता के विकास से भी पहले से उनमें अपना घर बना के रह रहे थे, वो बेदखल कर दिए गए हैं, वो सड़कों पर पड़े हुए हैं। अपने कठपुतली शासकों को रायपुर में, भोपाल में और दिल्ली में बिठालकर इस देश के कारपोरेट ने उनके ऐशो आराम के लिए, उनके चुनाव जीतने के लिए, उनका प्रचार करने के लिए, उनकी छवि बनाने के लिए कुछ पैसा खर्च किया, और बाकी उसकी एवज में इन कठपुतलियों के जरिए पूरी की पूरी धरती को खोद के रख दिया। ये केवल हिंदुस्तान की कहानी नहीं है, ये उन तमाम सारे देशों की कहानी है जहां पर पूंजी राज कर रही है। और ये वाट केवल प्रकृति की नहीं लगी है, ये वाट केवल पृथ्वी की नहीं लगी है, धरती की सबसे अनमोल कृति है मनुष्य। उस मनुष्य की हालत क्या कर दी है। पोल्ट्री फार्म में एक मुर्गी को सही तरीके से विकसित होने के लिए जितनी कैलोरी दी जाती है पूरे दिन भर में खुराक में, एक स्लॉटर हाउस में एक बकरी को जितना कैलोरी दी जाती है पूरे 24 घंटे में उसके शरीर को ठीक तरीके से तैयार करने में, उससे भी आधी और कम कैलोरी पर हिंदुस्तान की आधी आबादी के बच्चे अपना जीवन काट रहे हैं। ये दुनिया बना के रख दी है उन्होंने, ये दुनिया बना के रख दी है उन्होंने कि जब आप इस यात्रा को शुरू करेंगे
तब आप ये पाएंगे कि बीच में एक गांव पड़ता है सीधी से 20 किलोमीटर दूर, चौफाल नाम है उसका। आज से कुछ साल पहले उस चौफाल में मलेरिया फैलता है, 30-35 बच्चों की मौत हो जाती है, और हमारी पार्टी के नेता कॉमरेड सुंदर सिंह बघेल जब तक उस गांव में पहुंचते हैं तब तक उस गांव में मौतों की संख्या भयावह हो चुकी थी। और जब तक हम भोपाल से अपनी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में वहां पर पहुंचते हैं तो मालूम पड़ता है कि 15 दिन के अंदर आसपास के 30-40 गांव में 300-400 बच्चे मारे गए। शरीर ऐसा बना दिया गया है कि एक मच्छर के काटने की तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इन बच्चों का एक प्रोफाइल है, उनका एक सोशल प्रोफाइल भी है, लेकिन ये सोशल प्रोफाइल का ही सवाल नहीं है। ये सारे गरीबों के साथ इस तरीके से है क्योंकि उनके पास उस तरीके से, उनके शरीर में उस तरीके की क्षमता बची नहीं कि वो इस प्रकृति में आने वाले मच्छर जैसे मामूली से बैक्टीरिया का मुकाबला कर सकें, तो कोरोना वायरस का मुकाबला तो कैसे करेंगे। मैंने केवल 2 उदाहरण दिए हैं आपको, ऐसे अनगिनत उदाहरण दिए जा सकते हैं, और जिन नेताओं के भाषणों का मैंने जिक्र किया उसमें ऐसे अनगिनत उदाहरण आपको मिल जाएंगे। लेकिन समय की सीमा है। किस लिए हुआ ऐसा, क्यों? सिर्फ बही खातों में दर्ज करने के लिए, सिर्फ कागजों में जितने ज्यादा रईस हैं उससे ज्यादा बड़ा रईस बनने के लिए। क्योंकि जितना ये कमाते हैं उतना अपने और अपने परिवार की आवश्यकताओं पर खर्च नहीं कर सकते, उतने की उनको आवश्यकता नहीं। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। हिंदुस्तान के एक मोटा भाई हैं जिनका नाम है मुकेश अंबानी। 31 मार्च 2020 को, एक महीना पहले, उन्होंने अपनी जिस संपत्ति की घोषणा की है, सफेद संपत्ति की, व्हाइट, वो संपत्ति है 48 अरब डॉलर। अगर आज की एक्सचेंज रेट से हम उसको काउंट करें तो $1 76 रुपए 83 पैसे का है आज की तारीख में। इसके हिसाब से अगर हम इस रकम को रुपए में देखें तो ये रकम है 3687 अरब 83 करोड़ रुपया। कितनी है समझ में नहीं आई। मैं एक उदाहरण के जरिए समझाने की कोशिश करता हूं कि अब अगर मुकेश अंबानी जी 100 साल तक जिए और वो 100 साल की गिनती आज से शुरू हो, और हर रोज एक रिपोर्ट आई थी जिसने कहा था कि हिंदुस्तान के 79% लोग 20 रुपया रोज पर अपनी जिंदगी काटते हैं। और हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि अगर किसी की न्यूनतम आमदनी 1 रुपया हो तो अधिकतम आमदनी 10 रुपया नहीं होने चाहिए। उस हिसाब से 20 रुपये अगर एक व्यक्ति आम आदमी खर्च कर रहा है तो मुकेश अंबानी जी 200 रुपये खर्च कर सकते हैं। लेकिन उसको छोड़िए, संविधान को, अगर ये मोटा भाई 100 साल तक जिए और 1 करोड़ रुपया रोज अपने ऊपर खर्च करें, उसमें क्या खाएंगे, क्या करेंगे, इसकी कल्पना अपन लोगों से बाहर की बात है क्योंकि ये अपना डिपार्टमेंट नहीं है। लेकिन 1 करोड़ रुपया बहुत होता है। अगर वो 1 करोड़ रुपया खर्च करें और 100 साल तक जिए और 100 साल की गिनती आज से शुरू की जाए तो उन्हें कम से कम 10 जन्म लेने पड़ेंगे, तब वो उस पैसे को खर्च कर पाएंगे जो आज उनके पास है। 1000 साल तक जीना पड़ेगा उन्हें रोज 1 करोड़ रुपया खर्च करने के लिए। और अगर हिंदुस्तान की औसत आयु के हिसाब से देखें तो हिंदुस्तान का पुरुष जो है वो 65 साल के आसपास जीता है। चलिए, ये मुकेश अंबानी है, ये 70 साल तक जी लेंगे। अगर हिंदुस्तान के औसत नागरिक के हिसाब से देखें तो इन्हें कम से कम 16 जन्म लेने पड़ेंगे, तब ये उस कमाई को खर्च कर पाएंगे जो 31 मार्च 2020 को इनके पास थी। इस 1 महीने में इनकी बढ़ोतरी 17% की रफ्तार से हुई है, उसे नहीं जोड़ रहे हैं। किस लिए कमा रहे हैं भाई? सिर्फ कागज में मुनाफा दिखाकर दुनिया की बड़ी ताकत बनने के लिए। ये एक हवस है, ये एक मनोरोग है। इस हवस की बहुत प्यारी व्याख्या की थी एक बहुत बड़े साहित्यकार हुए, बहुत बड़े रचनाकार हुए जिनका नाम था मैक्सिम गोर्की है।
वो एक बार अमेरिका गए थे और उन्होंने वहाँ के जो उस वक्त सबसे बड़े रईस आदमी हुआ करते थे दुनिया के, रॉकफेलर, उनसे जाकर मुलाकात की थी। एक छोटी से वृत्तांत में उन्होंने उसके वर्णन को काफ़ी रोचकता के साथ रखा है। मैं उसे सुनाकर आपका समय खर्च नहीं करूंगा, लेकिन उनका निष्कर्ष ये था कि ये एक हवस है, ये एक पागलपन है, और कमाना है और कमाना है और कमाना है। और ये कमाने का मतलब क्या होता है? ये कमाने का मतलब होता है कि ये वो पैसा है जो दूसरों ने अपनी मेहनत से पैदा किया, लेकिन उनको देने की बजाय हमने अपनी ताकत और सरकार के बल पर चोरी करके अपने खजाने में जमा कर लिया। ये लोगों की चुरा चुरा कर इकट्ठा की गई वो रोकड़ है, जिस रोकड़ के दम पर वो कभी फोर्ब्स की मैगजीन में आना चाहते हैं, कभी वो एशिया के नंबर 1 बनना चाहते हैं, कभी कोई दुनिया का नंबर 1 बनना चाहता है। और आज स्थिति ये आई है कि हिंदुस्तान के केवल 55 लोग ऐसे हैं जिनके पास इस देश की 70 करोड़ से ज्यादा लोगों के बराबर संपत्ति केंद्रित हो गई है। और दुनिया का आंकड़ा करेंगे तो और भी आंखें फटी रह जाएंगी। यही हवस है, यही लालच है जिसने इस पूरी पृथ्वी के अस्तित्व को दांव पर लगा दिया। एक जमाने में ये आदमखोर थे, अब ये पृथ्वीखोर हो गए। और कोरोना काल में भी ये पृथ्वीखोरी जारी है। अमेरिका में कोरोना फैला हुआ है, वहां की सरकार का यह आंकलन है कि कम से कम 2 लाख लोगों की मौत होगी, लेकिन मेट्रो रेल गाड़ियां बंद नहीं हैं, कारखाने बंद नहीं हैं, लॉकडाउन नहीं है। एक अमेरिका के बहुत बड़े कॉरपोरेट हैं जो अपने आप को फिलेंथ्रोपिस्ट भी कहते हैं, परोपकारी भी कहते हैं। उन जनाब ने यह बोला था कि उद्योगों का चलना कुछ हजार लोगों के मरने से ज्यादा जरूरी है। उद्योगों का चलना मतलब मुनाफे का बढ़ना। और हमारे वाले क्या कर रहे हैं? हमारे वाले जो दवाइयां थी वो अमेरिका को दे रहे हैं। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगा रहे हैं और 24 मार्च तक पीपीई और एयर कंडीशनर जो है वो यूरोपियन कंट्रीज के लिए एक्सपोर्ट होने, क्योंकि मुनाफा हो रहा है। 7.5 करोड़ टन अनाज सरकार के गोदाम में चूहे खा रहे हैं। उनमें से कुछ हिस्सा निकालकर एथेनॉल बनाने के लिए दिया जाएगा, जिसके लिए वो कह रहे हैं कि उससे सैनिटाइजर बनेंगे, लेकिन उससे दारू भी बनती है। दारू बनाने के लिए, वो सैनिटाइजर देने के लिए उनके पास पैसा है, लेकिन वो 7.5 करोड़ टन अनाज भूखे लोगों के पास तक नहीं जा सकता। 86,000 करोड़ रुपए के बट्टे खाते में डाले जा सकते हैं, 25 लाख करोड़ रुपए माफ किए जा सकते हैं, लेकिन जो लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हो गए उनके खाते में 7,500 रुपए डालने के लिए नहीं है। कॉरपोरेट के लिए भामाशाह हैं, हमारे लिए कंजूस हैं। कर्मचारियों का डीए भी छीन लेंगे, मजदूरों का वेतन भी छीन लेंगे, जनता की सुविधा पर होने वाला खर्चा भी छीन लेंगे, राज्य सरकारों को मिलने वाला जो जीएसटी का पैसा है वो भी हड़प कर लेंगे, लेकिन बाकी चिंता नहीं करेंगे। कोरोना काल में क्या होगा? 3 तारीख को लॉकडाउन बंद होगा कि नहीं होगा? मैं जिस शहर में बैठा हुआ हूं, कहा जा रहा है कि उस शहर में और इंदौर में रेड जोन बना हुआ है। 500 की सीमा पार हो गई है, इंदौर में 1,500 की सीमा के पास पहुंच गए हैं वो लोग। लॉकडाउन कब खत्म होगा? इससे ज्यादा अनिश्चित और चिंता पैदा करने की बात यह है कि कोरोना के गुजर जाने के बाद क्या होगा। ये जो ताजा और आगामी भविष्य है वो बहुत चिंतित करने वाला है। उसमें निश्चित केवल 2 बातें हैं। पहली बात तो ये कि हिंदुस्तानी और दुनिया भर के कॉरपोरेटों की संख्या में हमारी कल्पनाओं से कहीं ज्यादा बढ़ोतरी होने वाली है। और दूसरी बात यह है कि ये सृष्टि, ये हमारी पृथ्वी अब तक के सबसे भयानक संकट से 2-4 होने वाली है। इसी को पूंजीवाद कहते हैं। इसलिए जो कोरोना का मायका कभी वुहान में जाकर ढूंढते हैं, कभी निजामुद्दीन के मरकज में जाके ढूंढते हैं, पाकिस्तान वाले अहमदियाओं में जाके ढूंढते हैं, डोनाल्ड ट्रंप मैक्सिको और लैटिन अमेरिका से आने वाले माइग्रेंट वर्कर्स में ढूंढते हैं, कोरोना का मायका और ससुराल किसी चमगादड़ के खून या पेंगोलिन की लार में नहीं है। उसका मायका भी पूंजीवाद है, उसकी ससुराल भी पूंजीवाद। और ये मायका और ससुराल इस संकट की मुख्य वजह है, इस संकट के पैदा होने की मुख्य वजह है, और इस संकट में पूरी जनता जिस अनिश्चितता में फंसी हुई है उसकी मुख्य वजह।
क्या अचानक हो गया ये सब? नहीं, अचानक नहीं हुआ। ये उस प्रोसेस का हिस्सा है जो प्रोसेस इस पूरी दुनिया में लगातार चल रही है। वो प्रोसेस जिसका सूत्र है कि मुनाफा ही एकमात्र लक्ष्य है और मुनाफे के लिए कुछ भी किया जा सकता है। कोई 153 साल पहले की बात है, कार्ल मार्क्स पूंजी नाम की किताब लिख रहे थे। मार्क्स की विशेषता यह थी कि वो मजदूर के सीधे संपर्क में रहा करते थे। वो अपने जमाने के सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल थे, लेकिन उनकी इंटेलेक्चुअलिटी जो है वो अपने जैसे तथाकथित बुद्धिजीवियों के बीच में ही नहीं करती थी, बल्कि मजदूरों के बीच में रहती थी। और प्रसंगवश चूंकि उनका जिक्र आ गया इसलिए मैं आपको बता दूं, वो दुनिया का पहला आदमी था जिसने इंटरनेशनल वर्किंग मेंस एसोसिएशन बना के दुनिया के मेहनतकशों को संगठित करने के लिए एक सांगठनिक ढांचा तैयार किया था, जो बाद में चल नहीं पाया, लेकिन उससे ज्यादा असर उनकी विचारधारा ने किया। तो वो जब पूंजी लिख रहे थे तो उनके एक कारखाने में काम करने वाले मजदूर ने उनको चिट्ठी लिखी। ये मजदूर ट्रेड यूनियन आंदोलन के भी नेता थे, लेकिन कारखानिया मजदूर थे। उनका नाम था टीजे डनिंग। उन्होंने चिट्ठी लिखी कि मार्क्स, ये पूंजी का एक खास गुण होता है, जैसे जैसे मुनाफा बढ़ता जाता है वैसे वैसे इसकी हवस और ताकत बढ़ती जाती है। 10% मुनाफे के लिए ये कहीं भी चली जाएगी, 20% मुनाफा दिखेगा तो इसकी आलात का, खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। 50% के लिए ये कोई भी दुस्साहस कर सकती है, कोई भी जोखिम ले सकती है। 100% मुनाफा अगर दिखेगा तो ये मानवता के सारे नियम कायदों को कुचलने के लिए तैयार हो जाएगी। और अगर कहीं 300% का मुनाफा नजर आ गया तो दुनिया का कोई भी ऐसा अपराध नहीं है जिसे ये करने को तैयार नहीं हो जाए। ऐसी कोई भी जोखिम नहीं है जिसे उठाने के लिए ये तैयार हो जाए, भले ही इसके मालिक को फांसी क्यों नहीं हो जाए। यह है पूंजी का स्वभाव। अगर भूकंप और भुखमरी से मुनाफा बढ़ता है, टीजे डनिंग ने लिखा, तो ये खुशी से उसको आने देंगे। और उस जमाने में तस्करी और गुलामों के व्यापार की मिसाल भी उन्होंने दी। हम अगर थोड़ा सा अतीत में झांकते हैं, किसान सभा के कार्यकर्ता के नाते मैंने इस बात को देखने की कोशिश की कि एक खास तरीके का जख्म इस देश के किसानों पर दिया गया। जो बड़े अकाल पड़े, महाअकाल पड़े, उन अकालों के दौरान वाइसराय की जो रिपोर्ट जाया करती थी ब्रिटेन की महारानी के लिए, उस रिपोर्ट में उसने एक इंटरेस्टिंग चीज नोट की और इस पर उसने लिखा भी कि इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। और वो इंटरेस्टिंग फिनोमेना ये था कि अकाल पड़ा, 1.5 करोड़ लोग मरे, खाने के लिए कुछ पैदा नहीं हुआ था। लेकिन उसने, वाइसराय ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि लेकिन इस अकाल की साल में जो लगान की वसूली हुई है वो पिछले सालों की तुलना में दुगनी हुई है। वो अकाल में भी मुनाफा कमाते, वो कोरोना के संकट काल में भी मुनाफा कमाते। और यही मुनाफे की मानसिकता है जो सरकारी गोदामों में पड़े हुए 7.5 करोड़ टन अनाज को भूखे हिंदुस्तानियों तक पहुंचने देने के लिए तैयार नहीं है। उसे एथेनॉल बनाने के लिए दे देगी, उसे अल्कोहल बनाने के लिए दे देगी। तो क्या बोलते हैं तथ्य? तथ्य बोलते हैं कि हालात 1886 की तुलना में बदले तो हैं, मगर बेहतरी की ओर नहीं, बदतरी की ओर बढ़ते हैं। असल में यह समय विडंबना का समय है, आयरोनी का समय। और यह विडंबना ऐसी है, अगर शेक्सपियर के अंदाज में कहा जाए, यह विडंबना ऐसी है जहां पर नायकों को प्रस्थापित करके प्रतिनायक आए, हीरोज की जगह एंटी हीरोज आए। लेकिन अब एंटी हीरोज को भी प्रस्थापित करके सीधे खलनायक आ गए हैं, सीधे विलेन आ गए। कैसे कैसे नमूने दुनिया के रंगमंच को घेरे हुए। लिंकन और मार्टिन लूथर किंग की अमेरिका में बैठे हुए डोनाल्ड ट्रंप, लूला के ब्राजील में आकर बैठ गए बोल्सोनारो। जिस फ्रांस ने पूरी दुनिया को पहली क्रांति दी, फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिस फ्रांस ने पेरिस कम्यून दिया, उस फ्रांस में सत्ता के शीर्ष पर आकर बैठा हुआ है वहां की कॉर्पोरेट का चार्टर्ड अकाउंटेंट मैक्रोन। जिस नेल्सन मंडेला ने पूरी दुनिया भर को एक प्रेरणा दी रंगभेदवाद से लड़ने की, पूंजीवाद से लड़ने की,
वो अफ्रीका भी नहीं बचा। कमाल पाशा की तुर्की में एक पागल बैठा हुआ है। सिरमावो भंडारनायके के श्रीलंका में, वहां पर नस्लवादियों के कब्जे में है, जो अपने ही देश के दूसरे मूल के, तमिल मूल के लोगों को इंसान मानने के लिए तैयार नहीं है। और हमारे हिंदुस्तान की तो पूछिए ही मत, हरि अनंत हरि कथा अनंता। कुल मिलाकर ये भेड़ियों की बहार का समय है। छुट्टा घूम रहे हैं भेड़िए। और जैसा कि रघुवीर साहब कह गए हैं कि भेड़ियों की आंखें सुर्ख हैं, उनकी आंखों में आंखें डालकर तब तक देखो जब तक कि तुम्हारी आंखें सुर्ख नहीं हो जाती। कह गए हैं रघुवीर साहब कि भेड़ियों के साथ एक मुश्किल है कि वो मशाल नहीं जला सकते, हम मशाल जला सकते हैं। भेड़ियों की बहार के समय का अगर मुकाबला करना है तो रास्ता ढूंढना पड़ेगा। रास्ता क्या है? रास्ता वही है जिसके लिए 1886 की 1 मई से वो आंदोलन शुरू हुआ था, जिसके लिए शिकागो के मजदूरों ने कुर्बानी दी थी। उनने तब 8 घंटे की मांग उठाई थी, लेकिन ये 8 घंटे की मांग केवल 8 घंटे की मांग नहीं थी। ये असल में पूंजीवाद के मुनाफे पर हमला था। और उस मांग के लिए लड़ने वाले और उसमें शहादत देने वाले, चाहे अल्बर्ट पार्सन्स हो, चाहे अगस्ट स्पाइस हो, चाहे सैमुअल फील्डन हो, चाहे ऑस्कर नीवे हो, चाहे माइकल स्वाब हो, चाहे जॉर्ज एंगल हो, चाहे एडोल्फ फिशर हो, चाहे लुइस लिंग्स हो, इनमें से किसी को यह भ्रम नहीं था कि ये 8 घंटे काम की मांग अगर बन जाएगी तो पूंजीवाद खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने, और उनके बाद उनकी शहादत के दिन को पूरे अंतर्राष्ट्रीय मेहनतकशों का पर्व बनाने वाले लोगों ने एक बात जोर देकर कही थी, और ये कहा था कि 1 मई मेहनतकशों की राजनीतिक कार्रवाई का दिन है। ये एक ऐसा दिन है जो रोजमर्रा की आर्थिक मांगों से आगे जाकर पूंजीवाद के खात्मे और समाजवाद की कायमी का संकल्प लेगा। इसलिए हम लोगों के लिए, हम सब लोगों के लिए 1 मई का दिन एक ऐसा दिन है जिसमें हम बैठकर तसल्ली के साथ इस बात की समीक्षा करते हैं कि इस दिशा में हम कितने आगे बढ़े हैं और आगे कितना बढ़ना है और आगे कैसे बढ़ना है। क्या ऐसा मुमकिन है? 1991 में रूस को लगे झटके के बाद, पश्चिम बंगाल में हारने के बाद, अभी त्रिपुरा में तिकड़म और गुंडागर्दी के जरिए हराए जाने के बाद बड़े बाजे बजाए जा रहे हैं कि अब तो खत्म हो गए, अब तो खत्म हो गए, अब तो खत्म हो गए। क्या मुमकिन है? इसे 2 स्तर पर अपन चर्चा करते हैं। बीमारी की जड़, तो बीमारी की जड़ हटाकर हम उसको ठीक कर सकते हैं। एक ऐसी व्यवस्था लाने की कोशिश की जा सकती है जिसमें विकास और प्रगति, प्रकृति और उसकी सबसे अनमोल कृति मनुष्य को कुचलना, रौंदना, उसे लूटना, धन संपदा इकट्ठा करना न माना जाए। अभी कुछ साल पहले फुकुयामा साहब बोले हैं कि अब अगर दुनिया बचानी है तो केवल समाजवादी बचा सकता है। ये कौन है? फुकुयामा, फ्रांसिस फुकुयामा है। ये अमेरिकी दार्शनिक है, भले आदमी है लेकिन समाजवादी नहीं है, बल्कि समाजवाद के निंदकों भंजकों में सबसे अगली कतार में रहे हैं। 1991 में बहुत दमदारी के साथ कहा था, जब सोवियत यूनियन में से समाजवाद का विनाश हो गया था, तब उन्होंने कहा था कि अब हो गया, अब तो यही सिस्टम चलेगा, पूंजीवाद ही चलेगा, बस थोड़ी बहुत परिवर्तन होते रहेंगे, थोड़ा बहुत लोकतंत्र अच्छा बनता रहेगा, थोड़ा जीवन संपन्न होता रहेगा, बाकी सब चलेगा। 1991 में वो बोले तो हमारे दुनिया भर के सारे अखबार, सारे संस्थान, सारे मीडिया हाउसेस, सारी राजनीतिक पार्टियां इतनी बोरा गई कि उन्होंने कहा कि अब मार्स। तो हम फुकुयामा साहब की बात कर रहे थे, उनके सिद्धांत को लेकर इतने खुश हुए लोग कि उन्होंने कहा कि अब तो खत्म हो गया,
हालांकि ये खत्म होने की कोई घोषणा पहली बार नहीं थी। 1848 में जब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का गुटका निकला था मार्क्स और एंगल्स के द्वारा, जिसमें पहली बार घोषणा पत्र जारी किया गया था। 1867 में जब पूंजी छपी थी दास कैपिटल, उसके बाद भी उन्होंने कहा कि मर गए मर गए मर गए। और तब से लेकर आज तक समाजवादियों की और मार्क्सवाद की विचारधारा के मरने की जितनी बार घोषणाएं की गई हैं, उनके लिए जितने कागज खर्च किए गए हैं, अगर उन सारे कागजों को इकट्ठा किया जाए तो पूरी पृथ्वी को कम से कम 7-8 बार उससे ढाका जा सकता है। उस पर जितनी स्याही खर्च की गई है, अगर उससे पूरे इकट्ठा कर लिया जाए तो पूरे प्रशांत महासागर के जल को काला किया जा सकता है। मगर इसके बाद भी उनको डर सताता रहता है। इसके बाद भी वो 24 घंटे बोलते रहते हैं कि समाजवाद खत्म हो गया। तो ये वही फ्रांसिस फुकुयामा साहब थे जिन्होंने 1991 में उनको मटेरियल दिया था, लेकिन उस 1991 में दिए गए मटेरियल के बाद अब उन्होंने ये कहा कि नहीं, अब तो रास्ता यही है कि केवल समाजवाद ही बचा सकता है। नवोदारवाद के एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है जोसेफ स्टिग्लिट्स। वो अमेरिका के 2 राष्ट्रपतियों के सलाहकार भी रहे हैं, आर्थिक सलाहकार, नोबेल पुरस्कार भी मिला है। उन्होंने एक बार टिप्पणी की थी कि मार्क्स को 150 साल पहले मालूम था कि हम किस तरीके का घोटाला करने वाले हैं और उसकी वजह से पृथ्वी कितनी खतरे में पड़ने वाली है। और आखिर में उन्होंने ये कहा था कि अगर बीमारी वही है जो वो ग्रैंड ओल्ड मैन बता के गया था, तो दवाई भी वही लगेगी जो उसने बताई है। तो हर सोचने समझने वाला इंसान, पृथ्वी के प्रति चिंतित होने वाला व्यक्ति, ये तमाम सारे लोग भी आज इस बात को मान रहे हैं कि इस पूंजीवाद की वजह से खतरे में पड़ा है। तो एम्पिरिकल एविडेंस, तथ्यों के आंकड़े ये बोलते हैं, विचार की पुष्टि इस बात की तायीद करती है। अब व्यवहार देख लीजिए। इस कोरोना के दौरान क्यूबा और वियतनाम ने जिस तरीके का व्यवहार किया है, 36 देशों में अभी तक, और आने वाले कुछ दिनों में 60 देशों में क्यूबा के डॉक्टर्स पहुंच जाएंगे वहां की जनता को कोरोना से मुकाबला करने में मदद देने के लिए। क्यूबा छोटा सा देश दुनिया की मानवता को बचाने के लिए अपने डॉक्टर्स भेज रहा है। वियतनाम जो चीन के ठीक बगल में है, उस वियतनाम में एक भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई कोरोना से। उन्होंने उसको रोकथाम के लिए जबरदस्त प्रयास किए। और अभी मैंने 3 दिन पहले पढ़ा कि वियतनाम, जिसे खत्म करने में, जिसमें अमेरिका ने इतनी बमबारी की थी कि उसकी पूरी जमीन पर कम से कम 4-4, 5-5 इंच मोटी बारूद की तह जम गई थी, सतह बन गई थी। उस वियतनाम ने अमेरिका को पीपीई और मास्क बना के दिए हैं ताकि वो अपनी जनता को कोरोना से बचा सके। ये है समाजवाद। समाजवाद का मतलब है मनुष्यता। चीन ने जिस तरीके से नियंत्रण किया और पूरी दुनिया को जिस तरीके से मदद करने के लिए जा रहा है, ये समाजवाद है। समाजवाद और पूंजीवाद के 2 तरीके के व्यवहार भी इस कोरोना के काल में दुनिया में देखे हैं। और इधर तो जाइए ही मत। हिंदुस्तान का राज्य है केरल, वहां तो समाजवाद नहीं आ सकता ना, पूरे देश में एक साथ आएगा। लेकिन वहां राज्य में वो लोग बैठे हुए हैं जो समाजवादी विचारधारा में विश्वास करते हैं, मार्क्सवाद में विश्वास करते हैं। उन्होंने किस तरीके से नियंत्रित किया? न केवल कोरोना को नियंत्रित किया, बल्कि उस कोरोना काल में जनता लॉकडाउन से बाहर निकलने के लिए मजबूर न हो, इसके लिए उपाय उठाए। मैं उनको गिनाऊंगा नहीं, लेकिन पूरी दुनिया आज उसे एक उदाहरण के रूप में ले रही है। पूरी दुनिया। ये बात अलग है कि मोदी साहब की भाषा थोड़ी सी कमजोर है, वो केरल शब्द का उच्चारण नहीं कर पाते हैं। तो पिछले पूरे 1-1.5 महीने में उनके मुंह से केरल नहीं निकला। उन्हें शायद मालूम नहीं कि केरल शंकराचार्य का प्रदेश है। केरल गॉड्स ओन कंट्री है और उसका नाम लेने से बचने की जितनी भी कोशिश करेंगे, कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि केरल का काम भूलता है। तो विचार में, तथ्यों में और व्यवहार में समाजवाद ने अपनी श्रेष्ठता को साबित किया। बदल सकता है, बदलेगा, लेकिन कैसे?
हम जिस आंदोलन में काम करते हैं वहां गुरु नहीं होते, उस्ताद नहीं होते, गुरुडम में विश्वास नहीं करते हम लोग। लेकिन हमारे एक कोच थे। जब हम स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया में काम करते थे तो छात्राओं के बीच में काम कराने के लिए और ट्रेड यूनियन आंदोलन में शुरुआत कराने के लिए हमारे कोच थे, उनका नाम था वकार सिद्दीकी साहब। बड़े शायर भी थे। उनका एक शेर है, वो दौर इंकलाब की आमद के मुंतजिर, क्रांति की चाहत रखने वाले, वो दौर इंकलाब की आमद के मुंतजिर, सोचे से इंकलाब तो लाया न जाएगा। तो परिवर्तन निश्चित है, लेकिन वो केवल सोचने से नहीं आएगा, उसके लिए कुछ करना होगा। हमें लगता है कि आज की परिस्थितियों में 3 ऐसे बड़े काम हैं जिन्हें करके हम इस विचार को व्यवहार में उतार सकते हैं। हम कतई इस बात में विश्वास नहीं रखते। हमने शुरू में ये कहा कि कोई समय खराब समय नहीं होता, सबसे अधिक खराब समय सबसे अच्छी संभावनाओं से भरा हुआ होता है। वो 3 काम क्या है? पहला है शोषण के खिलाफ लगातार लड़ाई। ये पूंजीपति और मजदूर का जो द्वंद्व है, उस द्वंद्व की आधार ये है कि जो पैदावार हो रही है, जो मेरी मेहनत से पैदा हो रहा है, उसमें मेरा अधिकतम हिस्सा मिलना चाहिए। वेतन बढ़ाने की मांग, भत्ते बढ़ाने की मांग, इनके प्रति तिरस्कार के नजरिए से देखने की आवश्यकता नहीं है। ये बुनियादी मांग है। ये भी पूंजीवाद पर एक तरीके से चोट करते हैं। ये उस द्वंद्व की शुरुआत है, इग्निशन पॉइंट। हालांकि मजदूर जब जब लड़के कुछ हासिल करता है, पूंजीवाद बहुत चतुर है, वो बाजार के दाम बढ़ा के, टैक्स बढ़ा के दूसरी जेब से उससे निकाल लेता है। लेकिन फिर भी ये लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। ये लड़ाई चलती रहती है। ये पूंजीवाद के साथ सनातन लड़ाई है। इसे लड़ना ही होता है, क्योंकि ये तब तक चलेगी जब तक कि पूंजी और मुनाफे पर व्यक्तिगत अधिकार समाप्त नहीं हो सकता। इस लड़ाई को तेज करना होगा। दूसरा है, लड़ाई के फलक का विस्तार करना पड़ेगा, लड़ाई की फौज बढ़ानी पड़ेगी। उन सारे शोषित समुदायों के लिए भी लड़ना होगा, उन्हें संगठित करना होगा जो टेक्निकल भाषा में कहा जाए, तकनीकी परिभाषा में कहा जाए तो मजदूर नहीं है, लेकिन पूंजीवादी शोषण के शिकार हैं। मैं जिस प्रदेश आपके बीच में बोल रहा हूं, मध्य प्रदेश में, वहां की आधी ग्रामीण आबादी, 50% के आसपास ग्रामीण आबादी खेत मजदूर हैं, जिनके पास न जमीन का टुकड़ा है, ज्यादातर मामलों में जिनके पास मकान नहीं है, ज्यादातर मामलों में जिनके पास जिंदगी को जीने के साधन नहीं है, वो भी इसी पूंजीवादी शोषण के शिकार है। किसान है बड़ी पैमाने पर, उसे अपनी फसल के दाम नहीं मिल पा रहे। महिलाएं हैं जो वर्गीय शोषण की भी शिकार है और महिला होने के नाते दूसरे शोषण की भी शिकार है, दोहरे शोषण की शिकार है। हिंदुस्तान में तो और भी ज्यादा शिकार। ये बेरोजगार युवा है जिनकी फौज बना के रखी जाती पूंजीवाद के द्वारा, ताकि उनको सस्ते से सस्ता मजदूर मिल जाए। नस्ली और धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, और भारतीय परिवेश में तो एक और चीज है जो जन्म से ही शोषण का शिकार कर देती है, जिसका नाम है जाति, जिसके सबसे बड़े भाष्यकार डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जयंती अभी हम लोगों ने 14 अप्रैल को मनाई थी। ये दोनों तरीके के शोषण के शिकार हैं, जातिगत शोषण के भी और आर्थिक शोषण के भी। आदिवासी भी इनमें से है। इन सारे लोगों के संघर्ष की अगुवाई करते हुए, इनके संघर्षों को तीव्र करते हुए संघर्ष का फलक बढ़ाना होता है, और उसके साथ साथ करना होता है हमें अपनी फौज का विस्तार। तीसरा तरीका और जो जरूरी है, 1 कर लेंगे, 2 कर लेंगे, बाद में 3 करेंगे वाला काम नहीं है, और वो है कि ये जो संघर्ष है, उन संघर्ष के अलग अलग आयाम भी होते हैं। गुलामी की बेड़ियां केवल आर्थिक शोषण की बेड़ियां नहीं है। राज करने वाले केवल बंदूक या डंडे के दम पर राज नहीं करते हैं, वो एक वैचारिक वर्चस्व भी कायम करते हैं, वो दिमाग पर राज करते हैं। और इसी वैचारिक वर्चस्व को कायम करके, इसी के आधार पर वो समय समय पर भुलावे और भटकावे के तूफान भी लाते हैं। सामने वाली सेना के साथ मुकाबला करके अगर उससे पराजित करना संभव नहीं है, तो उस सेना को आपस में लड़ाना एक बहुत
अच्छा युद्ध शास्त्र माना जाता है, लेकिन वो युद्ध शास्त्र जब अपने ही देश में लागू किया जाता है तो उससे ज्यादा बड़ा अपराध कोई नहीं होता। तो मेहनतकश जनता अपने सवालों को लेकर लड़ने के लिए मैदान में ना आए, लोग अपने सवालों को लेकर सरकार को घेरने का काम न करें, इसीलिए वो उन्हें आपस में लड़ाने की कोशिश करते हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट करने की कोशिश करते हैं, जैसा इन दिनों हिंदू और मुसलमान के नाम पर हो रहा है, बहुत जोरदार तरीके से। जितना तेजी से ये विभाजन बढ़ता है उतनी तेजी से जनता की मुश्किलें भी बढ़ती हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जाकू प्रभु दारुण दुख देई ताकि मति पहले हर ले। हिंदी में प्रभु का अर्थ मालिक होता है, ईश्वर नहीं होता। और यही मालिक हैं जिन मालिकों के हाथ में आज टेलीविजन चैनल्स हैं, जिन मालिकों के हाथ में आज मीडिया है, जिनके हाथ में आज महंत हैं, मठ हैं और अपराधी हैं। इस झूठ के जाल को तोड़ते हुए हमारे आंदोलनों को, अपनी जनता को इस लायक शिक्षित करना पड़ेगा कि वो कैब भोपाली साहब के अंदाज में हुक्मरानों से कहें कि ये दाढ़ियां, ये तिलकधारियां नहीं चलती, हमारे अहद में मक्कारियां नहीं चलती। कबीले वालों के सर जोड़िए मेरे सरदार, सरों को काट के सरदारियां नहीं चलती। और ये भी दिल्ली वालों से, ये भी दिल्ली जनाबे कैफ, ये दिल्ली है मीरो गालिब की, यहां किसी की तरफदारियां नहीं चलती। तीनों तरीके से लड़ना होगा और इसमें अजूबी की कोई बात नहीं है, इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं है। यही लोग, यही मीडिया वाले, यही अखबार वाले, यही अदालत वाले, यही प्रशासन वाले, यही पुलिस वाले, यही राज करने वाली प्रभु वर्गों के लोग 1886 में भी हत्यारों के साथ थे। इन्हीं ने फर्जी मुकदमा चलाकर 11 नवंबर 1887 को मई दिवस के शहीदों को फांसी दे दी थी। 1893 में शिकागो के प्रांत इलियोनिस के नए गवर्नर ने आके मई दिवस के सारे मुकदमों को बुलाकर यह कहा था कि यह धोखाधड़ी हुई है, यह झूठा मुकदमा था। मैं जिनको फांसी दी जा चुकी है उनको दोबारा जिंदा तो नहीं कर सकता, लेकिन जितने लोग जेल काट रहे हैं उन सारे लोगों को रिहा किया जाता है। 6 साल के अंदर इलियोनस के गवर्नर को कहना पड़ा था कि ये मजदूरों के साथ अन्याय हुआ था। आज भी तो वही हो रहा है। बाबा साहब की जयंती के दिन बाबा साहब के नाथ जावई, प्रपौत्र दामाद प्रोफेसर आनंद तेलतुंबड़े को जेल भेज दिया जाता है। जिन लोगों ने पूरे जीवन भर अपनी स्थापना काल से लेकर आजादी के आंदोलन से लेकर आज तक सिर्फ गद्दारी की है, वो इस वक्त देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। आनंद तेलतुंबड़े जैसे व्यक्ति पर राष्ट्रद्रोहिता का आरोप लगाया जा रहा है। इनसे भी लड़ना होगा। यह भी मजदूर आंदोलन का एजेंडा है, यह भी मई दिवस का एजेंडा है। और इसमें हमेशा याद रखना पड़ेगा मुक्तिबोध को, जिन्होंने कहा था कि अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, लड़ना होगा इस सब से। और ये कहते हुए कि अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे ही मठ और गढ़ सब, पहुंचना होगा दुर्गम पहाड़ों के उस पार। इसे तोड़े बिना मजदूरों को एक जागृत और सचेत वर्ग के रूप में एकजुट करना और लामबंद करना मुश्किल नहीं है। रास्ता आसान नहीं है, लेकिन कोई भी रास्ता आसान नहीं होता। तूफान कभी तिनकों से नहीं तानेगा। हमारे प्रिय कवि नरेश सक्सेना जी के शब्दों में कहा जाए तो पुल पार करने से पुल पार होता है, नदी पार नहीं होती। नदी पार नहीं होती नदी में धसे बिना। तो ये पूंजीवाद की बाढ़ वाली नदी को अगर पार करना है तो कोई आसान सा पुल, उसे अंदर घुस के पार करना होगा। और ऐसे में हमें इस चिंता को छोड़ना पड़ेगा कि प्रभु वर्ग के मीडिया हमारे बारे में क्या कहता है, बाकी सारे लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, वो हमारे बारे में किस तरीके का फतवा देते हैं। इसकी बजाय हमें अपने विचार को अपने व्यवहार की कसौटी पर लागू करना होगा। कभी मुकुट बिहारी सरोज के शब्दों में कहें तो चिंता क्यों करते हो गलत बयानी पर बूढ़ी दुनिया की, न्यायाधीश समय निर्णय कर देगा अपने आप एक दिन। अगर तुम्हारी फसल रही निर्दोष, बादलों का विरोध किया, सागर खुद क्यारी क्यारी भर देगा अपने आप एक दिन।
इन तीनों तरीकों पर अमल करते हुए कितना बड़े हैं, इसे नापने की भी एक कसौटी है। और वो उस कसौटी को देकर गए थे वैज्ञानिक समाजवाद के प्रमुख वैज्ञानिक समाजवादी फ्रेडरिक एंगल्स। उन्होंने कहा था कि मजदूर जब तक लड़ाई को जीतता है, जब तक लड़ाइयों में हारता है, लेकिन उसकी सारी लड़ी और जीती लड़ाइयों की उपलब्धि का नापने का पैमाना सिर्फ एक है, और वो ये है कि इस संघर्ष से गुजरने के बाद उस मजदूर वर्ग की चेतना कितनी आगे बढ़ी है, उसका संगठन कितने आगे गया है। अगर चेतना में रत्ती भर विकास नहीं हुआ तो जितने भी आर्थिक उपलब्धियां हासिल की गई हैं वो सब व्यर्थ हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में ये स्पष्ट हो जाता है कि हमें अपने ही रास्ते तलाशने होंगे, अपने ही संसाधन जुटाने होंगे, अपना वैकल्पिक आंदोलन भी विकसित करना पड़ेगा। वैकल्पिक नीतियों के लिए अपना वैकल्पिक मीडिया भी विकसित करना पड़ेगा। जब तक संभावना है तब तक सोशल मीडिया का भी कारगर इस्तेमाल किया जाएगा। इस देश में लड़ाई लड़ने के अनूठे तरीके अपनाने का रिवाज रहा है। 1857 का हिंदुस्तान का पहला स्वतंत्रता संग्राम, जिसने इस पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, वो अखबारों में फोटो सहित छपे हुए विज्ञापनों या बयानों की वजह से, या रेडियो पर या टेलीविजन पर नेताओं के अच्छे कपड़े पहनकर आकर दिए गए संदेश से नहीं विकसित हुआ था। एक गांव का किसान रोटी बनाता था, नमक का और गोश्त का एक टुकड़ा उस पर रखता था और वो दूसरे गांव तक जाती थी। लोग उसको आंदोलन और एकजुटता के संदेश के रूप में स्वीकार करते थे और रोटियां बनाकर दूसरे गांव के लिए भेज दिया करते थे। अंग्रेजों की समझ में ये बात 15 दिन में आई कि ये रोटियां नहीं है बल्कि बगावत का संदेश है। ऐसे ऐसे अनूठे तरीके निकाले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारे तरीके समाप्त हो गए, वो फलाना चैनल और ढिकाना चैनल। हमारा अपना चैनल है और मेहनतकश जनता के चैनल से ज्यादा बेहतर और कोई चैनल नहीं होता। ये इसी तरीके के संकल्प करने का दिन है। कुल मिलाकर ये समझने का दिन है कि अगर मर्ज हाजिर है तो इलाज भी हाजिर है, बस उसे मुकम्मल करने की जरूरत है। जितना किया इसे जांचने की जरूरत है, जो नहीं हो पाया उसे करने का मंसूबा बनाने की जरूरत है, कब तक करना है ये तय करने की जरूरत है। और इसीलिए ये मई दिवस है। जब तक ये किया और अभी तक अनकिया, पूरा किया नहीं हो जाता, तब तक मई दिवस पूरे दुनिया भर के लिए एक मिसाल बन के रहेगा। दुनिया के अपने बाकी भाई बहनों के साथ आज हिंदुस्तान के लोग भी, हिंदुस्तान के मेहनतकश भी अपने अपने लॉकआउट में बैठकर ये काम कर रहे हैं, इसी तरीके का संकल्प ले रहे हैं। इसी संकल्प का दिन है मई दिवस। एक बार फिर आप सभी को इसकी हार्दिक शुभकामनाएं और आज की इस आम सभा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बीच में 2 बार व्यवधान पैदा हुआ, उस व्यवधान के लिए कौन जिम्मेदार था इसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन मेरा निवेदन है कि अगर इस व्यवधान में अगर कुछ अंश सुनने से रह गया हो तो टाइमलाइन पर जाकर इसको चेक किया जा सकता है। मैं एक बार फिर आपसे निवेदन करूंगा कि आज दोपहर में 12 बजे सीताराम येचुरी साहब ने और उसके बाद प्रकाश करात जी ने, उसके पहले C2 के महासचिव तपन सेन, C2 के अध्यक्ष डॉक्टर हेमलता, और कल शाम को C2 के मध्य प्रदेश के महासचिव और राष्ट्रीय सचिव प्रमोद प्रधान जी ने भी मई दिवस से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल अपने लाइव के जरिए रखे हैं। उनको भी एक बार सुने और आने वाले दिनों में